This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर पक्का खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगली क्लास से हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो भी बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। जो पोल रिजल्ट है, ये मैंने पिछली क्लास का यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ। इससे पिछली क्लास का भी पोल रिजल्ट है, वो कहाँ है? तो वो मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है। चलिए, तो अभी 13 जून का हम देख लेते हैं। 10 जून का जिसने भी देखना होगा वो अपने ग्रुप में देख लेना। तो पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन दोनों सवालों के जिन जिन बच्चों ने सही आंसर दिए हैं उनके नाम है मानसी, हर्षिता, पिंकी, सोनू कुमार जी के नाम से जो है, काजल, भूमिका, मनीषा, दीपिका, रितिका, अमिता, हिमांशी, लक्ष्मी और रंजीत यादव जी के नाम से रानी, ठीक है। तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए थे। और अभी भी कुछ कुछ बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी पोल में आंसर किया करो, ठीक है। अगर पोल का ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है, पर अगर पोल का ऑप्शन है तो आंसर किया करो। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। सबसे पहली चीज जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, वही उसी सवाल से इस क्लास को भी शुरू करेंगे। हम सीख रहे थे कि अगर हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं हल करने के लिए, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे आपने इनका सोल्यूशन निकालना होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे बोला गया है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज को साबित करो। तो मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो विरोधाभास विधि का इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए? इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। विरोधाभास क्या होता है कि इस क्वेश्चन को, इस कथन को सच्चा बताने के लिए, सही साबित करने के लिए हम अपनी मर्जी से कुछ मानेंगे, और जो हम मानेंगे आगे चल के वो चीज गलत हो जाएगी। वो चीज अगर गलत हो गई, जो मैंने माना, आगे जाके वो गलत हो गया। अब वो चीज अगर गलत हो रही है, किसकी वजह से? तो क्योंकि मैंने कुछ गलत माना था, उसकी वजह से सब कुछ गलत गलत हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जो मैं मान के चलूंगी वो सारा गलत, और ये लाइन खुद ब खुद फिर सही हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको करने के कुछ एक स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपको बोला है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करो। तो हमने क्या किया? हमने इसका उल्टा मान लिया। हम मान के चले कि भाई वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हमें ये कह रहे हैं कि वर्गमूल 2 अपरिमेय है, मुझे भी दिख रहा है अपरिमेय है, आपको भी पता है अपरिमेय है, पर हमने इसको जानबूझ के माना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है बच्चों, तो हमें पता है परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाता है। परिमेय संख्या को लिखा जाता है बटे के रूप में। तो मैं इसको लिखूंगी a बटा b के रूप में। किसके रूप में? a बटा b के रूप में। किसको? वर्गमूल 2 को। क्यों? क्योंकि मैंने इसको परिमेय संख्या माना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और कंडीशन थी कि जो a और b हमने चुने हैं वो आपस में कैसे हैं? तो वो एक दूसरे के सह अभाज्य हैं। मतलब ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं हैं। और सह अभाज्य संख्याएं कैसी होती थी? जिन संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, या यूं कह लो कि जिनका जो HCF है वो सिर्फ 1 के बराबर होता है, उनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। बताओ, क्लियर है सभी को? ये पिछली क्लास में ही सीखा था हमने। डाउट हो तो पूछ लेना सभी को। हाँ बोलो बोलो। कट कट के आ रही है। किस किस को मेरी आवाज क्लियर है भाई? बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है? बताओ एक बार। यस मैम। ठीक। यस मैम। जिनको वॉइस नहीं आ रही है वो सभी क्या करेंगे? क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बस 1 मिनट का इंतजार। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने कहा कि HCF इसका 1 है क्योंकि ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है।
फिर हमने देखा इस इतना लिखने के बाद क्या करना होता है, इसको हम मान के चलते हैं ये हमारे लिए समीकरण नंबर 1 है, पहला समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे, मतलब ये हमारा है वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 बराबर है a बटा b, ये हमारा पहला समीकरण है। इसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब फिर वही चीज, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें प्रूव करने के लिए करनी पड़ती है, किसी प्रमेय को साबित करना है तो कुछ चीजें हमें अपनी मर्जी से करनी पड़ेंगी। तो हमने पहले तो इसको मान लिया परिमेय, फिर इसको लिख दिया a बटा b के रूप में, एक समीकरण बन गया। समीकरण का क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे इसका भी वर्ग करो और इसका भी वर्ग करो तो कुछ हमें आंसर मिलेगा। वर्गमूल 2 का वर्ग करने पर उत्तर में कितना आएगा, बताओ। सब कुछ सीखा है पिछली क्लास में, दो फटाफट से आंसर। मैम एक बार दोबारा समझा दो ये दूसरे वाला। और ये वाला, यस मैम। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे हमने बस पहला समीकरण जो बना था, पहला समीकरण देखो ये है, इसको मैंने नाम दिया है पहले समीकरण का। मैंने बस इस समीकरण के दोनों तरफ वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो वर्गमूल 2 के सिर पे भी स्क्वायर लगा दो, वर्ग लगा दो, और a बटा b के सिर पर भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, वर्ग लगा दो। बस इतना ही किया। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब हम अगर वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो हमें पता है वर्ग से वर्गमूल कट जाता है क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है। तो इससे ये कट गया और हमारे पास कितना बच गया, सिर्फ 2 बच गया। तो यहाँ पर मेरे पास जो एक चीज आ जाएगी वो आ जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग किया तो बच गया 2, और a बटा b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर। फिर हमने बात की थी कि यहां से हमने क्या करना है, अब a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर है 2, ये हमारे पास अगला समीकरण आ गया। यहां से हमने कोशिश करनी है कि हम b की घात 2 इसका मान निकाल सके, इसको अकेला छोड़ सके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, b स्क्वायर को उठा करके उधर भेजेंगे। देखो b स्क्वायर अभी बटे में है ना, मुझे ये बटे में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको उठा करके उधर भेज दूंगी। तो क्या समीकरण बन जाएगा, बताओ। 2 बटे b। बटा नहीं होगा बेटा, 2 b गुणा b की घात 2 बराबर है a की घात 2। ठीक है, ये बनेगा क्योंकि b की घात 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। वहां जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। सिंपल, वहां जाएगा तो गुणा करेगा। ठीक है, चलो अभी हमने इसको बना दिया ऐसा। अब मुझे b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मुझे b स्क्वायर अकेला चाहिए, तो इसको अकेला छोड़ो। इसको अगर मैं अकेला छोड़ती हूँ तो क्या इसकी वैल्यू आएगी, अब 2 को उठा के वहां भेजो तो क्या आएगा, बताओ। बी स्क्वायर को अकेला छोड़ना है, 2 बी स्क्वायर के साथ गुणा कर रहा है, इसको बराबर है कि उस पार भेजो, तो क्या करेगा वहां जाके, मैम a की स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, ए स्क्वायर बटे में 2, बिल्कुल, a की घात 2 बटे में 2। तो ये हमारे पास आ गया है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को जब हमने ध्यान से देखा तो हमें पता लगा कि यहाँ पर जो है वो a की घात 2 जो है उसको 2 भाग कर रहा है। यहाँ पे हमने अपनी प्रमेय लगाई 1.3, जो क्या कहती है, जो ये कहती है अगर कोई संख्या a स्क्वायर को भाग कर सकती है तो वो a स्क्वायर के वर्गमूल को भी भाग करेगी। किसको भाग करेगी, a स्क्वायर के वर्गमूल को। और क्या होता है a स्क्वायर का वर्गमूल, a। बिल्कुल, तो इसका मतलब कि ये क्या करेगी, जो a स्क्वायर को जो 2 भाग कर रहा है वो a को भी भाग कर सकता है। तो यहां से हमने अपनी अगली समीकरण निकाला था। इस बस आपको ये प्रमेय अच्छे से याद होनी चाहिए कि अगर कोई चीज है जो a की घात 2 को भाग कर रहा है तो वो a को भी भाग करेगा। ठीक है, और यहां से हमें मिल गया अपना अगला समीकरण जिसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 3। ये था हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी। यहाँ पे हमने ये प्रूव किया कि जो a है उसको 2 भाग कर सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
अब हमने ये समीकरण लिखा था, इस समीकरण को ऐसे कैसा लिख लो फिर से समझने के लिए। बी स्क्वायर था बराबर किसके, ए स्क्वायर बटा 2 के, और यहां से हमें क्या पता चला था, यहां से हमें पता चला था कि जी ए की घात 2 को तो 2 भाग कर सकता है, ए की घात 2 को भाग कर रहा है तो ए को भी 2 भाग करेगा ही करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी कि ए भाग 2, ये बहुत जरूरी है कि 2 जो है वो ए को भाग कर सकता है। फिर हमने आगे बढ़ना है। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, तो अपनी मर्जी से ए की जगह पर 2m लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपनी मर्जी से, 2m। ठीक है, क्यों हम यहाँ पे ए की जगह पे 2m लिख रहे हैं, तो इसकी भी हमने बात पिछले क्लास में की थी कि होता क्या है, ये हमेशा सवाल पे निर्भर करता है कि ए की जगह पे आप क्या लिखोगे। यहाँ पर मुझे वर्गमूल 2 को साबित करना है तो मैं इसको 2m लूंगी। अगर मुझे वर्गमूल 3 को अपरिमेय साबित करना होता तो मैं ए की जगह पे 3m लेती। अगर मुझे वर्गमूल 5 को अपरिमेय साबित करना होता तो ए की जगह पर हम 5m लेते। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से आपने पता करना है कि ए की जगह पर क्या लिखा जाए। तो अभी ए की जगह पे मैंने 2m क्यों लिया, क्योंकि वर्गमूल 2 को मैंने अपरिमेय साबित करना है। तो अब इसको मिटाते हैं और जहां पर a है वहां पर हम 2m लिखेंगे। बी स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा, a की घात 2 है यहाँ पर, लेकिन a की जगह पे तो 2m लिखना है तो यहाँ पर मैंने 2m लिख दिया। a का स्क्वायर हो रहा है, a की घात 2 है तो 2m की घात भी 2 होगी और बटे में 2 ऐसे कैसा रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अब इसका मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर हो रहा है ये दोनों का हो रहा है, m का भी और 2 का भी। इसका ध्यान रखना, बहुत से बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में क्या करेंगे, इसको 4m लिख के छोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं करना है। जो ये स्क्वायर हो रहा है ये दोनों का हो रहा है, तो b की घात 2 ऐसे का ऐसा, पहले 2 की घात 2 को हल करो, 2 दूनी 4 और m का स्क्वायर करो तो m की घात अगर 2 है तो 2 ही रहेगी और बटे में आ गया 2। अब इसको भी काट देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, b की घात 2 बराबर है 2m की घात 2। अब यहाँ पर हमने m की घात 2 को अकेला छोड़ना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जरा। 2 को उठा के यहाँ लाना है, 2m स्क्वायर के साथ गुणा कर रहा है, बी की स्क्वायर बटे में 2 इजुकल m स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर बटा 2, किसकी वैल्यू, एम स्क्वायर की वैल्यू। और यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारा बी स्क्वायर है उसको 2 भाग कर रहा है। अगर बी स्क्वायर को 2 भाग कर सकता है तो बी को भी भाग करेगा, बी को भी भाग करेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, बी को भी 2 ने भाग कर दिया। ये हमारे लिए बन गया समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 ऊपर है जिसमें कह रहे हैं कि ए को जो है वो 2 भाग कर रहा है, और समीकरण नंबर 4 कह रहा है कि बी को जो है वो 2 भाग कर रहा है। मतलब ए और बी दोनों ही 2 से भाग हो सकते हैं। अगर ए और बी दोनों ही 2 से भाग हो सकते हैं तो मुझे बताओ क्या ये सहअभाज्य संख्याएं होंगी, बताओ। सहअभाज्य संख्या कहती है कि a और b अगर सहअभाज्य हैं तो a और b में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। सिर्फ कितना कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि a को जो है वो 2 भाग कर रहा है, b को भी जो है वो 2 भाग कर रहा है, तो यहां से तो हमें पता लग रहा है कि a और b में 2 कॉमन है। लेकिन अगर a और b में 2 कॉमन आ रहा है तो हम कहेंगे ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि अगर ये सहअभाज्य होती तो एक ही कॉमन रहता ना, 2 कॉमन क्यों आ रहा है, 2 अगर इनके बीच में कॉमन आ रहा है, सार्व आ रहा है, तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो y नहीं लिखना है भाई, गलत है, ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, ए और बी दोनों किससे विभाजित हो रही हैं, तो दोनों ही 2 से विभाजित हो रही हैं। ए को भी जो है वो 2 भाग कर रहा है, बी को भी जो है वो 2 भाग कर रहा है, तो मतलब 2 इनके बीच में कॉमन है। ये दोनों ही संख्याएं 2 के पहाड़े में आएंगी। मान लो ए की जगह पे 4 है और बी की जगह पे 8 है, 4 को भी 2 ने भाग किया, 8 को भी 2 ने भाग किया, तो हम समझ गए कि 4 और 8 में 2 कॉमन था। तो इसी तरह से ए और बी के बीच में भी 2 कॉमन आ गया। तो अगर इनके बीच में 2 कॉमन आ चुका है तो हम बोलेंगे ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है,
और ऐसा क्यों हुआ, मान के हम चले, फिर से वही चीज, मान के हम चले कि a और b जो है वो सअभाज्य संख्याएं हैं, माना हमने कि ये सअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन आगे चल के पता चला कि ये तो सअभाज्य संख्याएं थी ही नहीं, इनके बीच में तो कॉमन चीज आ रही थी। कौन कॉमन आ रहा, तो जी 2 कॉमन आ रहा था। तो इस तरह से हमने कुछ सोचा और आगे चल के हमारी ही बात गलत साबित हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम गलत सोच के चल रहे थे। हमने इसको सअभाज्य माना, लेकिन इसको सअभाज्य मानने के लिए मजबूर किसने किया, तो इस कथन ने। अगर हम वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या मान रहे हैं तब जाके हम इसको सअभाज्य मान रहे हैं। तो इस पूरे चीज की जड़ कौन है, वो है ये कथन, ये वाला जो हमने माना, ये वाली स्टेटमेंट इसकी जड़ है, ये जो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ये कथन सरासर गलत है। अगर ये गलत है तो सही कौन होगा, ऊपर वाला, है ना। अगर वर्गमूल 2 परिमेय संख्या गलत है तो सही कौन होगा, सही होगा कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस इसमें इतना ही था। अब इस सवाल को कर करके आप बोर ना हो जाओ, इसलिए एक और सवाल करेंगे इसी की तरह का, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। फिर क्वेश्चंस पोल में भी हम करेंगे, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं फटाफट से, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे किस सवाल को हमने साबित करना है, प्रूव करना है। सबसे पहली चीज, फिर से वही चीज, हमसे ये कह रहे हैं कि मानो कि बताओ कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। कहा क्या था, अपरिमेय बताने को, पर हमने क्या माना, हमने परिमेय मान लिया। परिमेय माना है वर्गमूल 5 को, तो इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को बटे में लिखा जाता है। अब a और b जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये दोनों ही कैसी संख्याएं हैं, तो ये दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं, ऐसा हम मान के चले। ठीक है, क्या मान के चले कि ये दोनों संख्याएं जो हैं वो कैसी हैं, वो सअभाज्य संख्याएं हैं। और सअभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय एक के, एक के अलावा इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए और बी के बीच में जो कॉमन है वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है वो एक पहला समीकरण हमें मिल गया, और इसको हमने क्या करना है, इसके दोनों तरफ हमने वर्ग करना है। सेम प्रोसेस, आपको कोई भी चीज आ जाए वर्गमूल के अंदर, सेम आपने यही चीज करनी है। वर्गमूल 5 का भी स्क्वायर, और आगे जो है वो a बटा b उसका भी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी ऐसे करेंगे हम स्क्वायर। चलिए, अब वर्गमूल 5 का वर्ग हो रहा है तो उत्तर आएगा 5, क्योंकि वर्गमूल से वर्ग कट जाता है, और ये आ जाएगा a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर। अब फिर से वही चीज, हमें यहाँ पे हर की वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर को पहले तो बटे से उठा करके ऊपर भेजेंगे। तो अगर मैं b स्क्वायर को यहाँ से गायब कर दूं तो ये आ जाएगा 5 बराबर में a स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ भाग कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो 5 के साथ गुणा करेगा। यहाँ पर आकर के हमने बस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये अपने दिमाग में बिठा लो। किस तरह से निकालनी है, तो पहले बी स्क्वायर को ऊपर भेजना है, फिर उसको अकेला छोड़ना है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बी स्क्वायर को अगर मैं अकेला छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 5 इसके साथ गुणा कर रहा है, तो 5 को अगर बराबर है कि उस पार भेजो तो ए स्क्वायर के साथ भाग करेगा। अब इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2 का। समीकरण नंबर 2 से हमें पता चल रहा है कि भाई जो हमारा ए स्क्वायर है उसको 5 भाग कर रहा है। मैम भाग 5 से हो रहा है। ठीक है, और अगर ए स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो ए भी किससे भाग करेगा, मैम 5 से। 5 से। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गया। ये समीकरण नंबर 3 हमारे लिए जरूरी है, बाकी हमारे लिए कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने समीकरण नंबर 1 निकाल लिया है कि a जो है वो 5 से भाग हो सकता है। अब हमने इसी समीकरण को लेना है, और इस बार हमने a की जगह पे कितना लिखना है, बताओ, a की जगह पे कितना लिखें, मैम 5 है। 5 है। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास आ गया बी स्क्वायर बराबर है ए की जगह पे 5m। क्यों, क्योंकि वही वर्गमूल 5 को हल करना है तो भाई 5m ही लिखेंगे। 5m लिख दिया ए की जगह पे, a की घात 2 है तो 5m की घात भी 2 होगी, बटे में 5 ऐसे कैसा रहेगा। और बी स्क्वायर b की घात 2 बराबर है 5 5 25, और m स्क्वायर को ऐसे कैसा ही रखना है, m स्क्वायर का m स्क्वायर और बटे में 5। ठीक है,
अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एम स्क्वायर, सॉरी अभी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया b की घात 2 बराबर है 5 एम स्क्वायर। अब यहां से एम स्क्वायर को अगर हम अकेला छोड़ें तो क्या इसकी वैल्यू आएगी, ये बताओ। एम स्क्वायर के साथ 5 गुणा कर रहा है, इसको बराबर है कि उस तरफ भेजो, और क्या ये करेगा वहां जाके, वो बताओ। मैम भाग भाग ठीक है, तो ये आ गया बी स्क्वायर बटे में 5। अब यहां से हमें पता चल गया कि अगर बी स्क्वायर को 5 भाग कर सकता है तो बी को भी 5 भाग करेगा। ये आ गया समीकरण नंबर 4। बस इसमें आपको यही किसी तरह से प्रूव करना होता है कि आपका जो ए और बी है वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही नंबर से भाग किए जा रहे हैं, तभी हमारी संख्या सहअभाज्य नहीं रहेंगी। और जब संख्या सहअभाज्य नहीं तो फिर हमारा सवाल खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो संख्या ए थी उसको भी जो है वो 5 से भाग कर रहे थे, जो हमारी संख्या बी थी उसको भी 5 भाग कर रहा था, ठीक है। तो ए और बी दोनों 5 से भाग हो रहे हैं, इसका मतलब ए और बी का कॉमन जो गुणनखंड है वो 5 है। तो इसका मतलब ए और बी सहअभाज्य नहीं है, पर हम तो मान के चले थे सहअभाज्य है, आगे जाके पता लगा सहअभाज्य नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना की थी, हम गलत चीज लेकर के चले थे कि वर्गमूल 5 परिमेय है। तो अगर ये कथन गलत तो सही कौन? तो सही हो जाएगा इसका उल्टा कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बस इन क्वेश्चन में इतना ही है, इन क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना है, ये थोड़ी छोटी चीजें हैं। अगर आपको ये समझ आ गई तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा, अगर यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैम हमारे फोन में बैटरी नहीं है, आप रिकॉर्डिंग भेज देना मैम। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग तो जरूर भेजेंगे, कोशिश कर लो, चार्ज कर लो फोन। ओके मैम। चार्ज कर लो, कर सकते हो तो। अगला सवाल करते हैं, ये है 3 वर्गमूल 2, इसको साबित करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो मान के चले 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। 3 वर्गमूल 2 अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा b के रूप में। इसको अगर हमने a बटा b के रूप में लिख दिया तो a बटा b यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं होंगी, ये हमें पता है। फिर वर्गमूल 2 को अकेला छोड़ा और 3 को उठा करके उधर भेज दिया, ठीक है। तो 3 आ गया इसके नीचे, a बटा 3 भी वर्गमूल 2, ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 1। कुछ नहीं किया, वर्गमूल 2 को अकेला छोड़ने के लिए 3 को उठाया और उधर भेज दिया। अब यहाँ पर देखो तो एक तरफ अगर हम इसको देखें, अगर देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि x बराबर है 10, तो इसका ये मतलब होता है कि x 10 के बराबर है। सभी को क्लियर हुआ? इस चीज को देखो ध्यान से, इस चीज को ध्यान से सुनो। यहाँ पर अगर मैं लिखती x बराबर है 10 तो इसका मतलब है x 10 के बराबर है और 10 जो है वो x के बराबर है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अगर हम इस चीज को देखें तो ये चीज तो परिमेय संख्या है ना। तो ऐसा जब हमने देखा कि अगर ये परिमेय है तो हमें ऐसा लगा कि वर्गमूल 2 भी परिमेय है, क्योंकि x 10 के बराबर है। वैसे ही वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या लग रही थी, क्यों? क्योंकि वर्गमूल 2 इसके बराबर आ रही थी, परिमेय संख्या के बराबर। पर ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं वर्गमूल 2 परिमेय नहीं, वर्गमूल 2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। बेटा कैमरा ऑफ करो, इसका कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ कीजिए, नहीं तो आपको स्क्रीन और वॉइस नहीं आएगी अच्छे से। सोनू कुमार जी के नाम से जो है बेटा कैमरा ऑफ करो। ठीक है, मैं यहीं से कर देती हूँ, 1 मिनट। चलो ठीक है। अब एक तरफ आ रही है अपरिमेय संख्या, दूसरी तरफ आ रही है परिमेय संख्या, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो फिर से गलत चीज आ गई और फिर से गलत हो गया हमारे साथ कि हमने सोचा कि देखो समीकरण जो होता है ना वो ये बताता है, समीकरण बताता है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, वो राइट हैंड साइड के बराबर है। कौन बताता है? समीकरण बताता है। ये भी तो एक समीकरण ही है, लेकिन यहाँ पर ये चीज गलत हो गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 2 है अपरिमेय और a बटा 3 भी है परिमेय। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि दोनों बराबर हैं? तो फिर से हमारे साथ गलत हो गया। ये हमने सोचा कि ये समीकरण है, पर ये तो समीकरण निकला ही नहीं, यहाँ तो ये गलत साबित हो रहा था। तो फिर हमारे साथ उल्टा पुल्टा होने लग गया। क्यों? क्योंकि हम खुद ही गलत चीजें मान के चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि वो तो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। और आगे वाला सवाल भी ऐसे ही कुछ किया।
इसने भी इसको बस ऐसे मतलब उधर ले गए और यहाँ पर देखा तो ये आपके लिए बन रहा था परिमेय संख्या, पर ये तो अपरिमेय था। फिर से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, फिर से विरोधाभास हो गया कि एक तरफ अपरिमेय दूसरी तरफ परिमेय, ऐसा तो संभव नहीं है। और ऐसा क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम ही गलत चीजें सोच के बैठे हैं। हमने सोच रखा है कि ये एक परिमेय है जबकि ये तो अपरिमेय है। तो इन सवालों को अभी इतना मतलब डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बस ऐसे ऊपर ऊपर से हमने सीख लिया। अच्छे से इनको हम करेंगे अगर आप बोलोगे जब सेट एग्जाम होंगे तब, ठीक है। अभी इनको रहने देते हैं, अभी तो इनको देख के आप बोर ही हो रहे होंगे कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए करते हैं एक, अब यहाँ पे इन दोनों सवालों को हमने जब किया, पीछे करना ये वाला, मैम, ये 5 - 3 वाला रूट। ठीक है। पहले इसको देख लो एक बार। 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखना, ठीक है। और 5 - वर्गमूल 3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी याद रखना। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसने भी लेना है, ठीक है। अभी आगे बढ़े, बताओ। यस मैम। तो मैंने बोला कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, याद रखो। 5 - वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, याद रखो। क्या होता है जब हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या की जमा, गुणा, भाग या माइनस करवाते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या भी कैसी बन जाती है? अपरिमेय बन जाती है। ये चीज किस किस को समझ आई, बस इतना बताओ। फिर से रिपीट करूंगी, उसके बाद अपना उत्तर देना कि अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी दूसरी संख्या की जमा, गुणा, भाग या माइनस करवाते हैं तो वो संख्याएं भी हमारे लिए अपरिमेय ही बन जाती हैं। बताओ, क्लियर हुआ? मैम एक बार और समझा दो। ठीक है, एक बार और समझते हैं। अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में, देखो वर्गमूल 2 क्या है? वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या किया? वर्गमूल 2 में 3 की गुणा करवाई, तो 3 की गुणा जब मैंने करवाई तो ये आ गया 3 वर्गमूल 2, ऐसे आ गया। गुणा तो हो नहीं सकता, इसको 6 मत लिखना, 6 नहीं हो सकता क्योंकि एक संख्या वर्गमूल के बाहर है दूसरी वर्गमूल के अंदर है, ये चीजें गुणा नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 वर्गमूल 2 आ गया। ये अपरिमेय संख्या थी और ये एक परिमेय संख्या थी। जब इन दोनों को गुणा किया तो इनका जो भी उत्तर आया वो कैसा बन गया? वो अपरिमेय बन गया। अभी क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम। यस मैम। वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि वर्गमूल का 8 है, उसमें से 5 माइनस करना है, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? आपने भाई मंगवाया क्या होगा ये? ठीक है, अपरिमेय। और अगर मैं आपको बोलूं कि 2 जमा वर्गमूल 7 ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। याद रखना क्योंकि पोल में ऐसे क्वेश्चन है, फिर मत बोलना कि मैम आपने तो बताया नहीं। तो मैं फिर से बताती हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ। पोल में ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि आने वाले हैं कि क्या होता है अगर आप किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हो, घटाते हो, जमा करते हो, गुणा करते हो तो पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय बन जाती है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा वर्गमूल का 5 और वर्गमूल के 5 को भाग कर रहे हैं हम 3 से, तो ये कैसी संख्या बन जाएगी? अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन। पोल में ही करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 जमा 4 कैसी संख्या होगी? बिल्कुल सिंपल है। आंसर कहाँ करना है? पोल में करना है, जो कि आपको नजर आने ही वाला है। सभी बच्चे जाओ अपना आंसर करके आओ कि अगर वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 जमा 4 कैसी संख्या होगी? ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। सोलह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो।
22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। क्लास में हमारे पास 33 स्टूडेंट है और 10 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। ऐसा क्यों है भाई? फटाफट से आंसर करो, इतना आसान सवाल है। सवाल कह रहा है कि अगर वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 जमा 4 कैसी संख्या होगी? परिमेय होगी, अपरिमेय होगी, दोनों होगी, या कोई भी नहीं होगी? ठीक है, तो अभी करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट। जितने बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया अभी आंसर कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। मैम कौन का ऑप्शन नहीं आ रहा? पोल का ऑप्शन मतलब 3 डॉट पे जाओ, 3 डॉट पे क्लिक करके एक्टिविटीज में जाओ। ठीक है, नीचे नीचे जो है वो 3 बिंदु बने होंगे, उस पे क्लिक करो, फिर आपको नजर आएंगे बहुत सारे ऑप्शन। उसमें से आपने एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। उस पे जाओगे तो आपको पोल दिख जाएगा। ठीक है, अभी बताओ सोमी और नंदिनी, अभी दिखा बेटा? ठीक है, तो अभी करते हैं फिर से 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में ही। तो बिल्कुल इसका आसान सा उत्तर था इसका भी है। कि अगर वर्गमूल 5 जो मैम है, इसका भी है। ठीक है, अगर अगर वर्गमूल 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 जमा 4 भी कैसी संख्या होगी? तो वो भी अपरिमेय संख्या ही बन जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। कि अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो तो पूरी संख्या अपरिमेय बन जाती है। तो चलिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी पोल में करने वाले हैं। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? अब जरा ध्यान से करना। अब बहुत पहले हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को पहले तो सुनो भाई, अच्छे से सुन लो। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल आप नहीं हटा सकते। तो अब 4 ऑप्शन देखो। अगर किसी का वर्गमूल हट रहा है तो वो फिर परिमेय की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर किसी का वर्गमूल नहीं हटा पाते, नहीं हटा सकते, तब आप उसको अपरिमेय बोलोगे। ठीक है, सभी ने मेरी हिंट को अच्छे से सुन लिया? कैसे पता लगाना है? तो जिसका जिसका वर्गमूल हटा सकते हो हटाने की कोशिश करो। अगर वर्गमूल हट गया तो वो परिमेय बन गया, और अगर वर्गमूल नहीं हटा तो वो अपरिमेय रह जाएगा। तो इस 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका वर्गमूल आप नहीं हटा सकते हो, उसको ढूंढो। फिर से रिपीट करती हूँ, 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका वर्गमूल आप नहीं हटा सकते, उसको ढूंढो और अपना आंसर पोल में जाके दो। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी बच्चे कोशिश करो, सभी ट्राई करो। थोड़ा सा लंबा सवाल है, देखो अच्छे से कि किसका वर्गमूल आप नहीं हटा सकते। सभी ऑप्शन को देखो पहले, अभी मत डिसाइड करो, पहले सभी ऑप्शन का वर्गमूल हटाने की तो कोशिश करो। देखो जरा किसका किसका वर्गमूल हटता है। जिसका जिसका हट सकता है उसको हटा दो, जिसका जिसका नहीं हट सकता फिर वो आपका उत्तर होगा, वो आपको मिल जाएगा, ऑप्शन में ही मिल जाएगा।
21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। लेकिन जल्दबाजी में आप थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो भाई। सभी ऑप्शन को देखो, सभी ऑप्शन को देखो, गुणा करो, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, 5 गुणा 5, किसका वर्गमूल हटा सकते हो? ऐसे ऐसे तो पता लगेगा ना, जब गुणा करोगे तभी तो पता लगेगा कि किसका वर्गमूल हटता है, किसका नहीं हटता है। 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं और बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे होंगे, तो सभी कोशिश कर लो भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा, तब तक के लिए सभी अपना आंसर दे दो। तो अभी करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट। पहले मुझे ये बताओ, क्या किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और समय चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा पोल सेक्शन में। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं ऑप्शन नंबर बी की। मैम इसका सी है। पहले ऑप्शन नंबर बी का बताओ, क्यों कहा आपने इसको अपरिमेय? क्या आप इसका वर्गमूल नहीं हटा सकते? मैम हटा सकते हैं। बिल्कुल, 3 गुणा 3 मैम लिखो। 3 से हटेगा। वर्गमूल तो अब तो देखो, अब तो आपको 10th क्लास में ना वर्गमूल याद कर लेने चाहिए भाई। कम से कम 100 तक तो याद कर लो। 100 तक तो सभी के वर्गमूल याद कर लो। इसको 3 गुणा 3 लिखेंगे, इसकी जोड़ी बन गई तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो वर्गमूल 9 का वर्गमूल हट गया और ये 3 बन गया। अगर ये 3 बन गया तो ये तो परिमेय संख्या बन गई। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या ढूंढनी थी। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 2 गुणा वर्गमूल 4। क्या आप 4 का वर्गमूल हटा सकते हो? यस मैम, तो 2 हटा गुना दो, 2। बिल्कुल। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 की जगह पर 2, और 4 का वर्गमूल हटाया तो 4 का वर्गमूल हट करके 2, और 2 दूनी 4, तो ये भी परिमेय बन गया। और तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बताओ, 4 का वर्गमूल हटा सकते हो क्या? यस मैम, 2 गुना में 2। आ जाएगा 2 गुणा, जमा है, जमा में 2, तो ये भी आ गया 4। तो किसका वर्गमूल था जो हम नहीं हटा सकते हैं? तो वो हमारा वर्गमूल 3 है। ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं हट सकता, तो ये हमारे लिए अपरिमेय संख्या है। और अगर आप किसी अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या को जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय संख्या ही बन जाती है। क्या बन जाती है? तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो। तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 61। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का, मतलब इस चैप्टर का। अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम सेकंड चैप्टर को थोड़ा सा शुरू करेंगे। तो अभी के लिए आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी, थोड़ा सा वेट करो। मैम स्क्रीन नहीं दिख। हाँ, मैंने बताया अभी स्क्रीन नहीं दिखेगी, अभी मैं शेयर कर रही हूँ। चलिए, अभी दिख रही है स्क्रीन सभी को? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं यस फटाफट से मैम। अपना सेकंड चैप्टर। थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं जितना भी समय बच रहा है। सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो सभी हो जाओ अब सुपर एक्टिव, क्योंकि अब आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि बहुपद वाले चैप्टर में आपकी कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो बहुपद वाला चैप्टर पढ़ना है, बहुपद तक पहुंचना है। तो बहुपद तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है, पहले वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमें पता होना चाहिए कि अचर क्या होता है और चर क्या होता है। तो कौन बताएगा मुझे अचर क्या होता है? क्या समझते हो आप अचर से? बताओ। और क्या समझते हो आप चर से?
मैम जिस चर होते हैं वो एक्स वाई जेड होते हैं और अचर होते हैं वो जो गिनती वाले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बताया कि जो चर होता है वो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं। इंग्लिश में हमारे पास जो जो चीजें हैं ए से लेकर के जेड तक, उन सभी को हम नाम देते हैं चर का, और जो हमारी गिनती है, जो हमारी संख्या होती है बच्चों, उसको हम नाम देते हैं अचर का। ठीक है, जितने भी आपको गणित की संख्याएं नजर आएंगी उनको हम अचर कहेंगे, और जितने भी आपको इंग्लिश के अल्फाबेट नजर आएंगे ए से लेकर के जेड तक, वो सभी क्या होंगे, वो सभी हमारे लिए चर होंगे। तो इन्हीं की मदद से हमारा बहुपद क्योंकि बनता है, तो इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दिख रही हैं। ये है -6, ये है 0 और ये है वर्गमूल 6। तो इन तीनों को ही मैं क्या कहूंगी, चर कहूंगी कि अचर कहूंगी? अचर। बिल्कुल, इसको हम कहेंगे अचर। क्यों अचर कहेंगे भाई? क्योंकि ये सभी संख्याएं है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे पर ये तो वर्गमूल 6 है। तो वर्गमूल 6 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वर्गमूल 6 क्या है? वर्गमूल 6 एक अपरिमेय संख्या है, हमारी संख्या का ही प्रकार है। तो इसलिए ये अचर की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि अचर कहता है कि इस गणित में जितनी भी संख्याएं हैं सब अचर कहलाई जा सकती है। चाहे वो बटे वाली हो 4/5 तो 4/5 भी अचर है, चाहे वो दशमलव वाली हो 1.8 तो वो भी अचर है, चाहे वो संख्या रूट के अंदर बैठी हुई हो वर्गमूल 3 तो ये भी हमारे लिए अचर है। ठीक है, लेकिन संख्या के अलावा कुछ दिख गया, संख्या के अलावा हमें इंग्लिश का कुछ दिख गया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? चर। चर। बिल्कुल सर चर। मैम एक बार दोबारा से समझा दो, मेरी क्लास लीव हो गई थी। ठीक है, दोबारा समझते हैं, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो शुरू से करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि आपने चर और अचर पढ़ा होगा, है ना। बहुपद का उसमें ही आता है चर और अचर। तो मैंने पूछा कि अचर क्या होता है, तो बच्चों ने कहा कि अचर होती है संख्याएं, जितनी भी गिनती होती है, जो भी गिनने वाले नंबर या जो भी हमको गणित में दिखते हैं, मैथ में दिखते हैं, उनको हम अचर कहते हैं। और जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम चर कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमने आगे बढ़े, फिर हमने इसके उदाहरण देखे। उदाहरण में देखा कि -6, 0 और वर्गमूल का 6, इन सभी को हम क्या कहेंगे? इन सभी को हम अचर कहेंगे। क्यों अचर कहेंगे? क्योंकि ये सभी संख्या के प्रकार हैं। ये नेगेटिव नंबर है, ये 0 है, ये अपरिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, ये दशमलव वाली संख्या है, आगे भी ये अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी संख्याएं अचर कहलाई जाएंगी, क्योंकि ये संख्या है, संख्या का प्रकार है। लेकिन जैसे ही संख्या के अलावा कुछ इंग्लिश का दिखने लग गया गणित में, तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये चर है। ठीक है, अचर होता है संख्या और चर होता है इंग्लिश के अल्फाबेट। तो अब इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं फटाफट से। जिनका मान स्थिर होता है उनको हम अचर कहते हैं। अब जैसे ये है -6, अब इसको मैं पढ़ रही हूं तो मैं -6 पढ़ रही हूं, आप पढ़ोगे -6 पढ़ोगे, स्कूल में इसको पढ़ोगे तो भी -6 पढ़ोगे, ठीक है, घर पे पढ़ोगे तो भी -6 पढ़ोगे। भारत से बाहर लिखा होगा, मान लो आप आउट ऑफ कंट्री चले गए, वहां पे लिखा है -6, तो तब भी आप इसको -6 ही पढ़ोगे। तो -6 या जो हमारी संख्याएं होती हैं वो बिल्कुल स्थिर होती हैं, फिक्स होती हैं। उनको आप कहीं भी ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, वो अपना मान नहीं बदलती हैं, बिल्कुल फिक्स रखती हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर। अब इसके लिए एक ट्रिक बना सकते हैं। अचर का मतलब अटल, जो अपनी जगह पे अटल है। अटल होता है जो बिल्कुल नहीं हिलता, अटल होता है जो बिल्कुल भी नहीं हिलता, है ना, उसको हम बोलते हैं अटल है। तो जो अपनी जगह पे अटल है, अपनी जगह को, अपने मान को नहीं बदल रहा, उसको हम अचर का नाम देते हैं। और अगर बात करें हम चर की, तो चर क्या होते हैं? जिनका मान स्थिर नहीं होता है। जिनका मान स्थिर होता है, फिक्स होता है, ये हमेशा के लिए -6 ही रहेगा, उसको हम संख्या कहते हैं, अचर कहते हैं। लेकिन जिनका मान स्थिर नहीं होता है उनको हम चर कहते हैं। अब चर कैसे स्थिर नहीं है इसका मान, तो वो भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सवाल लिखा, मैंने लिखा कि x जमा 1 जो है वो 5 है। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आई? x जमा 1 अगर 5 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आई? 4 जमा में 1 कितनी? 5 में से 1 गया तो 4। अगर मैं बोलूं x जमा 2 बराबर है 5, तो x कितना आएगा? मैम 3 जमा में 2। 3 जमा में 3 जमा में 2 क्यों? ये 5 है, 5 - 2, देखो मैम 5, सॉरी 3 आएगा। हाँ सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, सिर्फ कितना आएगा? तो सिर्फ 3 आएगा। अब मैं बोलूं कि मैंने लिखा x जमा 3 बराबर है 5, अब x कितना आया? 2 2 आया।
तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो हमारा ये x है ये अपनी जगह को बार बार बदल रहा है। पहले x देखा तो पहले x ने कहा कि भाई मैं तो 4 हूं, फिर x देखा, x ने कहा भाई मैं तो अब 3 हूं, फिर x को देखा, x ने कहा मैं तो अब 2 हूं। तो ये इसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहती, कभी x 4 बन जाता है, कभी 3 बन जाता है, कभी 2 बन जाता है, बार बार अपनी वैल्यू को बदल रहा है। तो बार बार जो अपनी वैल्यू को बदलते रहते हैं उनको हम कहते हैं चर। इसके लिए ट्रिक बना सकते हैं, चर मतलब जो चल रहे हैं, जो अपनी वैल्यू को बार बार बदल रहे हैं, कभी 4 के पास जा रहे हैं, कभी 3 के पास जा रहे हैं, कभी 2 के पास जा रहे हैं, चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, फिक्स ही नहीं हो रहे। तो हम कहेंगे जो चल रहा है वो चर है, वो वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है। किसकी वैल्यू बार बार बदलती रहती है? तो x y z p, इनकी वैल्यूज बदलती रहेंगी, इनका मान कभी भी स्थिर नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि x की जगह पे हमेशा 4 लिखो, क्योंकि नहीं होता। जैसे सवाल बदलोगे वैसे x अपनी वैल्यू बदल देगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं चर, और जो अपनी वैल्यू नहीं बदलता उसको हम कहते हैं अचर। अचर मतलब मान नहीं बदल रहा, चर मतलब मान को बार बार बदल रहा है। ठीक है, चलिए, तो जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारे लिए हैं अचर, और जितने भी इंग्लिश की चीजें हैं वो हमारे लिए हैं चर। तो एक सवाल करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। मुझे बताओ, ये एक व्यंजक है यहाँ पर, ये वाला, हाँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ले लिया था ना इसका स्क्रीनशॉट? बताओ। नो मैम, 2 यस मैम। अच्छा, ले लो, फटाफट ले लो, जिसने भी नहीं लिया। मैम पोल में क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, पहले इसको करेंगे फिर पोल में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने बताना है कि 3 जमा p में चर कौन है और अचर कौन है। मैम चर तो p है और अचर 3 है। ठीक है, चर है p और अचर है 3। ठीक है, y की घात 2 -3 में चर कौन है और अचर कौन है? मैम चर तो मैम चर y की स्क्वायर और -3 अचर। और -3 अचर। -3 तो ठीक था, लेकिन y की घात 2 थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जब भी बच्चों चर को लिखना है, किसको लिखना है? जब भी आपने चर को लिखना है तो आपने ना तो उसकी घात लिखनी है, ना ही उसका चिन्ह लिखना है। ठीक है, तो अब बताओ अब क्या होगा? अब कौन होगा चर? वाई। मैम y। y अकेला। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताओ भाई, इसमें कौन कौन चर है, कौन कौन अचर मैम है? स्क्वायर कहाँ पे जाएगा फिर? स्क्वायर नहीं लिखते, स्क्वायर को लिखना नहीं है। जब चर को पहचान रहे हैं ना, जब हम पता कर रहे हैं कि हमारा जो ये व्यंजक बना ये किसकी किसकी मदद से बना, तो हम बस इतना बोलेंगे कि इस व्यंजक को बनाने के लिए एक हमें लगा y जो कि चर है, और एक हमें लगा -3 जो कि अचर है। अगर यहाँ पे ऐसा होता -3 की घात 5, ठीक है, तब भी हम अचर की जगह पे -3 ही लिखते। हम बस देखते हैं कि कौन सी संख्या लगी इसको बनाने में और कौन सा चर लगा इसको बनाने में, उनकी घात नहीं देखते। ठीक है, ओके मैम। तो अभी इस हिसाब से अगला बताओ, नेक्स्ट बताओ कौन कौन है इसमें चर? मैम चर 2, 10 और फिर दोबारा 10 r p और b। चलो देखते हैं। 2r जमा 10p डिवाइडेड बाय 10 b की घात 3। अब चर तो यहां पर है r, p और b, ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन जब अचर की बात की तो आपने बोला क्या क्या बोला? बताओ। मैम 2, 10 और 10। और 10। अब देखो फिर वही चीज, हमने बस इतना बताना है कि इस व्यंजक को बनाने के लिए हमें किसकी किसकी मदद लगी। एक मदद लगी 2 की, दूसरी मदद लगी r की, एक मदद लगी 10 की, दूसरी मदद लगी p की, और एक मदद लगी b की। अब 10 तो लिख लिया है ना पहले, तो 10 को बार बार नहीं लिखेंगे। माना 10 यहाँ पर 2 बार है, मैं मान रही हूँ बिल्कुल सही कि 10 यहाँ पर 2 बार है, लेकिन उसको 2 बार लिखना नहीं है, क्योंकि 10 तो 10 है ना, अब 10 तो नहीं बदल सकता। तो हम कहेंगे कि इस व्यंजक को बनाने के लिए जो संख्याएं हैं वो है 2 और 10। ठीक है, और जो हमारे चर हैं वो है r, p और b। ना घात लिखनी है, और अगर ये रिपीट करते भी हैं तो भी इनको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। सब क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
अगर मैं लिखूं भाई x की घात 2 माइनस एक्स जमा 4 जमा 10, अब बताओ इसमें चर कौन है? एक्स और एक्स और मैम एक्स x मैम। x और x? नो मैम अकेला एक्स x? मैम अकेला अकेला x? बिल्कुल। अब मैम x हाँ चर बस x ही है, मैम क्योंकि एक्स से चल इस व्यंजक को बनाने के लिए हमें बस x की मदद लगी। अब वो मेरी मर्जी है, मैं x को एक बार लिखूं, 2 बार लिखूं, 1000 बार लिखूं, लेकिन है तो वो x ही ना, तो उसको एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, व्यंजक बनाना है तो जितनी मर्जी बार x लिख लो, पर जब पहचान कर रहे हैं, जब पता कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही बार लिखना होता है। ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा सा आपने इसके बारे में सीख लिया है, तो अभी एक सवाल कर ही लेते हैं पोल में, देखते हैं अभी कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। बस पहचान करनी है और कुछ नहीं। तो आप मुझे बताओ, z की घात है 3 और माइनस 10 की घात है 2, इसमें चर कौन है? इसका पता लगा के आंसर देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर नहीं आएगा, थोड़ी देर में मतलब नजर आएगा जब मैं बोलूंगी। ठीक है, तो 1 मिनट का वेट कर लो, तब तक के लिए अपना आंसर ढूंढ लो। ठीक है, अभी आप अपना आंसर दे सकते हो, पोल क्योंकि ओपन हो चुका है। हाँ, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे आंसर देने की। वेरी गुड, वेरी गुड। कि z की घात 3 माइनस 10 की घात 2 में चर कौन है, उसको ढूंढ के निकालो और पोल में आंसर दे दो। हम्म, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है और क्लास में हमारे पास 28 के करीब बच्चे हैं। अभी भी देखो 10 बच्चे रहते हैं। 10 तो बहुत बड़ा नंबर होता है भाई, इतने सारे बच्चे क्लास में हैं पर आंसर नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? अब कुछ तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। या तो आपका जो पोल रिजल्ट है ना, अब उसके हिसाब से अटेंडेंस बनानी पड़ेगी, तभी पोल में आंसर करोगे। ऐसा रूल निकालें क्या कि जो पोल में आंसर नहीं देगा उसकी अटेंडेंस ही ना लगाए? हाँ, जिसके पास पोल नहीं है, जिसके पास पोल नहीं है वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास पोल है वो आंसर दिया करो, क्योंकि रूल बन सकता है कि जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते, ऐसा लगता है कि वो क्लास में तो है पर क्लास में नहीं है, फोन को इधर इधर छोड़ के खुद कहीं भाग गए हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना। तो देखो 20 बच्चों के आंसर आ गए, लेकिन 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, जबकि सवाल तो इतना छोटा सा है, इतना प्यारा सा है, फिर भी 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया। तो चलिए करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया भाई कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और मैम इसका इसका भी है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब हमने बात की चर की तो मैंने कहा चर को जब लिखते हैं तो बिना घात बिना चिन्ह के लिखते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे इंग्लिश की कौन सी चीज दिख रही है, तो इंग्लिश का मुझे यहाँ पर z दिख रहा है। अब z के सिर पे क्या है, z के आगे क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ इसको z लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि चर होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स और वो z था तो मैंने z लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि घात में 3, आपने कभी इंग्लिश में ऐसा लिखा ABC लेकर के फिर XY Z की घात 3, ऐसे लिखा कभी इंग्लिश में? नहीं लिखा है ना। तो इसलिए जब चर लिखा जाता है तो कभी भी घात नहीं लिखी जाती, उसको बिना घात के लिखते हैं, जैसा वो इंग्लिश में होता है वैसा ही उसको यहाँ पे लिखना होता है। तो मैंने ढूंढ लिया कि इस व्यंजक में इंग्लिश का Z था, तो Z ही मेरा चर होगा, Z क्यूब या Z की पावर 3 चर नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को मतलब हाँ
इसके बाद जितने भी क्वेश्चन पोल के हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में, और अच्छे से अपना चैप्टर 2 शुरू करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।